वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम पीटी 365 कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में आया था हमारा अपडेटेड मटेरियल, जिसका जो पार्ट 1 हमारा जो आता है अपडेटेड मटेरियल का, वो भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट आ चुका है अपडेटेड मटेरियल का। जब सेकेंड पार्ट आया है तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे, हम उसे भी पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट को, जो हमारा अपडेटेड मटेरियल आया है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी को। ओके, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक हम देखते थे कि भाई लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते थे, हम पढ़कर जाते थे और बस हो जाता था, हमारा पेपर क्लियर भी होता था। लेकिन अब पिछली साल ही हमने देखा कि जो क्वेश्चंस हमारे आए थे पॉलिटी में, वो ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड थे। पॉलिटी में भी हम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ के चले गए तो भी काम चला नहीं। तो फिर क्यों ना हम इस करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चलें। पॉलिटी के करंट अफेयर भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अब बन चुके हैं। पहले लक्ष्मीकांत से काम चलता था, लेकिन अब हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो हमारे ऑलमोस्ट 14 टॉपिक्स दे रखे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। बात की जाए कि भाई हमारा पहला टॉपिक क्या है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, हम चलो करंट अफेयर तो पढ़ेंगे, हमें ये भी पता है कि अपडेटेड मटेरियल को पढ़ रहे हैं, बट सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मुद्दा क्या है। तो हमारा मुद्दा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मैम, ये तो हमने लक्ष्मीकांत बुक हमने पढ़ी थी, या फिर जो भी हम अपनी बुक पढ़ते हैं, स्टैटिक बुक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की कोई भी बुक हो, हमने उसमें ये चीज़ तो पढ़ी है। तो अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ये चर्चा में आ गया, ये तो बताइए। ओके, तो फिर जानते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से आया था, बताओ कहाँ से आया था, किस केस से आया था। हमें पता है कि केशवानंदा भारती जजमेंट जो 1973 में आया था, उसी केस में निकल कर आया था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो अभी क्या हुआ है ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारा आया है केशवानंदा भारती जजमेंट में 1973 में, उसके अभी 50 साल पूरे हो चुके हैं। 50 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए, तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह गई है और इसीलिए ये रहा चर्चा में और हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब ये बात करी जाए कि भैया ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये किस में आया था, केशवानंदा भारती केस में। तो ये केशवानंदा भारती केस क्या है, पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक पिटीशन को डाल दिया गया था, पिटीशन डाली गई थी। क्यों कि जो हमारा जो केरला गवर्नमेंट है, इसमें क्या किया गया था, जो ये कंपलसरी लैंड को एक्यूज़ कर रही थी, एक्विजिशन हो रहा था, तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने पिटीशन डाली थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 25, 26, 31 जो है, इनके अंडर हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं, उन राइट्स का हनन हो रहा है। किस चीज़ से हो रहा है कि कंपलसरी लैंड को अक्वायर कर रही थी जो केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो कंपलसरी लैंड को अक्वायर कर रही थी, इसकी वजह से लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था अंडर आर्टिकल 25, 26, 31, और इसीलिए क्या किया गया कि लोगों ने पिटीशन डाल दी और ये केस चलने लगा। अब केस होता है तो भाई कुछ ना कुछ आउटकम्स भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। यहाँ पर भी कुछ आउटकम्स आए। क्या आउटकम्स आए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निकल कर आई वो आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल कर आई। इसने क्या कहा, इसने बोला, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 24th अमेंडमेंट है ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, इसने कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास में पावर है कि वो क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को बदल सकती है, फंडामेंटल राइट को भी बदल सकती है। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कुछ भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट के पास में पावर तो है, लेकिन वो बदलाव ऐसा ना हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है वही बदल जाए।
ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही ना बदल जाएं। ठीक है, आप कुछ भी चेंजेस लाए लेकिन आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को नहीं बदल सकते, उनको डैमेज नहीं कर सकते, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसेंशियल फीचर्स है ना, उनको आप नहीं बदल सकते। ये बस कंडीशन रखती, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब क्या कि आप जो मतलब आपका मतलब है पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोविजंस हैं उनको बदलाव कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है। शर्त ये है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना बदले। ठीक है, अब क्या किया गया, सेकेंड आउटकम क्या आया, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी होगी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो हमारा आउटकम आया वो ये आया कि जो गोलकनाथ केस जो हुआ था उसके जजमेंट जो दिया गया था उसको अभी इन्होंने क्या किया, करेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 जो है इसके पास में दोनों की दोनों पावर है। इसके पास में आर्टिकल 368 के पास में पावर है, साथ ही साथ में क्या है कि प्रोसीजर है कि आर्टिकल 368 में पावर भी दी गई है और प्रोसीजर भी बताया गया है कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमेंडिंग पावर है और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की वो अलग थी, ये भी बताया है। दूसरे जजमेंट्स क्या, दूसरे जजमेंट्स की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 25th और 29th अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसमें बात की गई है सिर्फ क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर को कर्टेल जो है किया गया था, वो उसके अलावा जो 25th और 29th अमेंडमेंट है वो ठीक है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, ये भी इसमें बताया गया। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कि हमारा जो केशवानंदा भारती केस है उसमें क्या क्या निकल कर आया। ठीक है, केस होता है तो कई कई रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट हमने पढ़ लिया, हमने केशवानंदा भारती केस पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है इसको समझते हैं। अभी वैसे तो समझ ही लिया है लेकिन क्या लिखा है इसको भी समझते हैं। बात की जा रही है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो बिल्कुल सोल है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप नहीं बदल सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, उसको डैमेज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर लिखा मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेंगे लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे मैम बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत। हाँ, चैप्टर तो है, बट लक्ष्मीकांत क्या है, वो हमारी बुक है पॉलिटी ही। वो हमें समझा रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारी इंडिया की पॉलिटी कैसे चल रही है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेयर एक्ट जो है, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बुक अलग है। तो उसमें अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बेसिक डॉक्ट्रिन की क्या सिग्निफिकेंस है भाई, इतनी लड़ाई करके बेसिक डॉक्ट्रिन आया, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखेंगे। इसको समझने से पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये बेसिक डॉक्ट्रिन लाने के लिए कितना स्ट्रगल हमने किया है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। लड़ाई करी गई है, हाँ करी गई है, चलो देखते हैं। सबसे पहले केस हुआ 1950 में, A.K. गोपालन केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस 1951, एक साल बाद आ गया, और सज्जन सिंह केस आया 1965 में। ठीक है, इसमें कहा गया, इन तीनों केस में कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकती है। 1965 में ही फिर गोलकनाथ केस आया। इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है वो पावर नहीं देता है, अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को। ठीक है, ये बताया गया गोलकनाथ केस में। और फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है। ये दो चीज़ें किसमें बताई गई, गोलकनाथ केस में। जो गोलकनाथ केस हुआ था उसमें दो चीज़ें निकल कर आई, क्या कि 368 जो है आर्टिकल, उसमें अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट को नहीं दी गई, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट को हम नहीं बदल सकते। फिर क्या हुआ, फिर आती है 1967। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 24th अब का जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट इनको बदल सकता है। ये चीज़ आ गई, बिल्कुल उल्टी बात आ गई। अभी क्या हुआ था, अभी कहा गया कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसके पास में अमेंडमेंट की पावर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई लॉ नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकता है। फिर क्या होता है कि 25th अमेंडमेंट आता है, उसमें बात की जाती है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है
उसको अब यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। साथ ही साथ में जो डीपीएसपी है वो सुपीरियर बना दी गई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। साथ ही साथ में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जो हमारे सेक्शन 39 बी एंड सी है, इनका जुडिशियल रिव्यू भी हटा दिया गया। 1972 में केशवानंदा भारती केस चला, 1973 में इसका आउटकम आया। क्या आउटकम आया हमने समझ ही लिया है, ठीक है। अभी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, जो कि हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बॉक्स छोटा सा बॉक्स है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो फिर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे एसेंशियल फीचर्स जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स हमको देते हैं, ठीक है, हमारे सिटीजन को। वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो पावर्स हैं वो सेपरेट रहेंगी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भले आप रटने ना बैठे क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन आप एक बार देखें कि ये क्या चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया की पॉलिटी, राजनीति करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे कि बात की जाए कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे, अगर इसमें कुछ बदलाव आए, तो हो सकता है कि हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट अलग अलग हो जाए। राजस्थान का कि भाई हम अपनी अलग कंट्री बना लेंगे, राजस्थान नाम से कंट्री बना लेंगे। यूपी का हम अपनी यूपी नाम की कंट्री बना लेंगे। तो क्या होगा कि इंडिया तो कहीं रहेगा ही नहीं, अलग अलग अपनी अपनी कंट्री बन जाएंगी। एक ही कंट्री में बहुत सारी कंट्री बन जाएंगी। तो इसका मतलब क्या कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें हमें बदलाव नहीं लाना है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि केस पे केस बहुत सारे केस चले और फिर जाकर केशवानंदा भारती केस में हमें कुछ मिला क्या, बेसिक डॉक्ट्रिन, ठीक है। बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की 1950 से हमारी स्ट्रगल चलती आ रही थी, 1973 तक स्ट्रगल चली और फिर हमें मिला बेसिक डॉक्ट्रिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी स्ट्रगल करने के बाद में कुछ मिले तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है हमारे लिए ना। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलो समझते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके मन में जो भी आए वो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ले, ऐसा ना हो। इस पर एक चेक रखता है क्या, बेसिक डॉक्ट्रिन की। भाई आप बदल तो सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, बट कुछ दायरे में रहकर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट रहे, ये भी इंश्योर करता है। बदलते वक्त के साथ में हमारी जो दुनिया बदल रही है, देश दुनिया सब बदल रही है, हम बदल रहे हैं, आप बदल रहे हो, सब कुछ बदल रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना बदले, उससे भी बदलना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतों के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकें, ये इंश्योर करता है। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो सोल है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो ना बदल जाए, ये भी ध्यान रखता है। साथ ही साथ में ये कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर आता है, उनको लेट डाउन करा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेडरॉक भी बने हैं, ठीक है। हमने अभी कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे, उनमें हमें कुछ बदलाव नहीं लेकर आना, ये भी इंश्योर करता है। फेडरल स्ट्रक्चर को भी बनाए रखता है, ये इंश्योर करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर कहीं अंडरमाइन ना हो जाए। इंडिया की जुडिशरी जो है उसको भी ये सिक्योर रखता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई, बहुत अच्छी बात, आ गई, इतने स्ट्रगल किए, आ गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसको कभी अप्लाई भी किया गया है क्या? हाँ, बहुत बार अप्लाई किया गया है। कब अप्लाई किया गया है? जब हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में केस हुआ था, तब पहली बार इस डॉक्ट्रिन का यूज़ हुआ। मिनर्वा मिल्स केस में इसका यूज़ हुआ है, बामन राव केस में इसका यूज़ हुआ है, क्योतो होलोहन जो केस हुआ था उसमें भी इसका यूज़ किया गया है, इंदिरा साहनी जो केस हुआ है, एसआर बोम्मई केस हुआ है, ये सारे केसेस, और अभी भी जो केसेस चल रहे हैं उसमें भी हम ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज़ करते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन पता नहीं कितनी बार इसका यूज़ कहीं ना कहीं हो ही जाता है, ठीक है। ये बात हमने अभी किसकी करी है? अभी हमने बात की थी किसकी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, हमारा जो पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है 9th शेड्यूल, ठीक है। जब भी हम अपनी कोई भी स्टैटिक बुक पढ़ते हैं पॉलिटी की, तो उसमें हम 9th शेड्यूल को भी देखते हैं कि भैया ये तो बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, कब आया, कैसे आया, ये सब जानेंगे अभी ये चर्चा में क्यों है भाई, ये तो बहुत पहले आया था ना। तो आज हम ये 9th शेड्यूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों चर्चा में आ गया? तो ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो हमारी गवर्नमेंट है, उस सरकार ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है। क्या कहा है
इन्होंने कहा है कि जो अमेंडमेंट रिजर्वेशन प्रोविज़न है स्टेट के, उसको और ज़्यादा इन्हांस किया जाए, उसको इनलिस्ट कर लिया जाए 9th शेड्यूल में, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो 76% की रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है, और इसमें क्या है, वो ये कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो कह रही है हमारे पीएम से कि इसको भी, जो हमारा रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है जो हमारा, इसको, इस प्रोविज़न को भी 9th शेड्यूल में ऐड कर लिया जाए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब ये 9th शेड्यूल में ऐड करने की बात कह ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्या मिल जाता है 9th शेड्यूल में कुछ भी ऐड करा के, ये ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले जानते हैं कि 9th शेड्यूल क्या है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था ना 1951 में, वो यही हुआ था। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे आया 9th शेड्यूल, ठीक है। आर्टिकल 31B को इंसर्ट किया गया था। ओरिजिनली इसमें क्या था, लिस्ट थी सेंट्रल और स्टेट लॉज की, जिसको कोर्ट में कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट में हम कभी प्ली नहीं कर सकते, जिसके अगेंस्ट में हम कभी पिटीशन नहीं डाल सकते। ऐसे कुछ स्टेट के लॉ थे, कुछ सेंट्रल लॉ थे, जिनको हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया था, और इसमें हम कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट होंगे, देखते हैं अभी आगे। आर्टिकल 31B जो है वो क्या कहता था, वो कहता है कि कोई भी ऐसे एक्ट या रेगुलेशन जो कि 9th शेड्यूल में मेंशन है, उनको वॉइड नहीं माना जाएगा अगर वो कोई भी आपके राइट को फॉलो नहीं करते, उसको, अगर वो उस आपके राइट का हनन हो रहा है किसी भी ऐसे एक्ट और रेगुलेशन की वजह से, जिससे आपके राइट का हनन हो रहा है, बट वो एक्ट या रेगुलेशन 9th शेड्यूल में है, तो आप उन एक्ट और रेगुलेशन को वॉइड नहीं करार कर सकते, ऐसा आर्टिकल 31B में बोला गया। 31B जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है नेचर में, मतलब क्या कि आप आज के लॉ को भी देखेंगे, आप पहले जो लॉज आए हैं उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31A है जो वो प्रोटेक्शन देता है क्लासेस ऑफ लॉज को, 31B जो है वो कुछ लॉज को ही बचाता है। अच्छा, अब ये 9th शेड्यूल लाने के लिए पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्या उद्देश्य था, क्यों लेकर आए 9th शेड्यूल, कि हमें ऐसा कोई शेड्यूल लेकर आना चाहिए कि जिसमें कुछ सेंट्रल लॉज हैं, कुछ स्टेट लॉज हैं, जिसको सुरक्षा प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अगेंस्ट में लोग केस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा क्यों करा गया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे। हाँ, सबसे पहली बात, हमें लाना था लैंड रिफॉर्म्स। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की कंडीशन बहुत बुरी थी, ठीक है, बहुत गरीबी थी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, ऐसी कंडीशन थी कि लोग स्टारवेशन के कगार पर थे। तो हमें अपनी कंट्री को मजबूत बनाना था, ठीक है, कई सारी जो हमारी कमियां थी उनको दूर करना था, और उसमें एक कमी हमें ये देखने को मिली थी कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। जितना भी बुरा कर सकते हैं लैंड के साथ हो चुका है, कि उसके बहुत टुकड़े हो चुके हैं, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो चुकी है, लोगों के पास में कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड मैनी मोर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सब के लिए हमें चाहिए था लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए, अब जब लैंड रिफॉर्म्स में हम जानते हैं कि हमने सीलिंग ऑफ लैंड की थी, जब सीलिंग करी थी तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा भड़क उठे थे कि नहीं, हमारी ज़मीन कैसे आपने हड़प दी, राइट। इस तरीके कुछ बहुत सारे हमने देखा था कि बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी इस मामले में हुए थे। तो ऐसा ना हो, लोग केस पे केस ना कर दें, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए और उसको लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना था, और जब ज़मींदारी सिस्टम को हम अबॉलिश कर रहे थे, लोगों के पास में राइट्स थे, वो कह रहे हमारा राइट चला जाएगा, इस वजह से वो कुछ भी केस कर सकते थे, ऐसे केस ना बढ़ें, इसके लिए 9th शेड्यूल में डाला गया। सोशलिस्ट स्टेट को भी इस्टेब्लिश करना था, और इसलिए हमने क्या किया गया, हमने लेके आए हम क्या, 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल और जुडिशियल स्क्रूटिनी, अब इसकी क्या जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है कि नहीं। देखो, पहले तो बोला गया था कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन बामन राव केस आया 1981 में। इसने कहा कि जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब वैलिड है, ठीक है, उनको वैलिड कर दिया गया। फिर क्या हुआ, IR कोयलो जो केस हुआ 2007 में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी 9 जजेस की। इन्होंने कहा कि शेड्यूल 9 जो है इसको आप
जो है चैलेंज नहीं कर सकते, किस ग्राउंड पर, कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो गया तब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। 9 शेड्यूल को पहले आप कभी भी किसी भी केस में चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में क्या बोला गया कि 9th शेड्यूल में अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तब आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बट अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकेंड टॉपिक। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में जानेंगे। बहुत चर्चा होती रहती है, हम जब भी न्यूज़ पढ़ते हैं हम देखते हैं कि भाई कोई स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ने लगी है, कोई पानी के लिए लड़ रही है, कोई कह रही कि ये गांव हमारा है, कोई कह रही ये परगना हमारा है, कोई कह रही नहीं हमारा बॉर्डर यहाँ से नहीं यहाँ से जाता है। तो ऐसे कई सारे झगड़े चल ही रहे हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, काफ़ी चर्चा रहती है। अभी चर्चा क्यों है ये जानते हैं। तो अभी चर्चा इसलिए है कि ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश भाई लड़ नहीं रहे, चिंता मत करो, लड़ नहीं रहे, लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने। इन्होंने कहा है कि जो हमारे दशकों से हमारा जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, जो हमारा लैंड बॉर्डर जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को हम ख़त्म करेंगे। तो कितनी अच्छी बात, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से हम स्टेट्स के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, कुछ मेथड्स होने चाहिए। हाँ, मेथड्स हैं। सबसे पहले है जुडिशियल रिड्रेसल। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल क्या, हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट्स हैं अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है बॉर्डर को लेकर तो बस डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं जाएंगे किसी हाई कोर्ट, वो सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और केस फाइल करेंगे। क्या, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनली क्या करता है, दो स्टेट या मैनी मोर स्टेट्स के बीच में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करता है। आर्टिकल 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट के बीच में, तो इसके जो डिस्प्यूट है वो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई एक स्टेट एक साइड पे है और दूसरी और ज़्यादा स्टेट्स हैं दूसरी साइड अपोजिट साइड पे हैं, उनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाया जाएगा। या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स हैं उनके बीच में भी अगर झगड़ा हो रहा है तो कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। ये तो हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट की बात, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्प्यूट जो है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई गई है, राइट, ये काफ़ी चर्चा में रही है, इससे क्वेश्चन बनने की आशंका पूरी है। तो आर्टिकल 263 जो है वो प्रेसिडेंट के पास में पावर देता है कि प्रेसिडेंट जी आप क्या कर सकते हैं, आप इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल मतलब कई सारी स्टेट्स मिलकर काउंसिल बना रही हैं, तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा है वो बातचीत से कैसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो डिस्कशन हो जाएगा। अपनी जो लड़ाई झगड़ा है वो अपनी अपनी मत सामने रखेंगे और इससे क्या होगा, जब बातचीत होगी तो मामला सुलझ ही जाएगा, ठीक है। इंक्वायरी भी हो सकती है, डिस्प्यूट्स जो हैं उसमें इंक्वायरी की जा सकती है, एडवाइस दी जा सकती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, अगर कोई ऐसे इंटरेस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट के कोई मुद्दे हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। रिकमेंडेशन भी दी जा सकती है कि बेटर पॉलिसी बन जाए, बेटर एक्शन और प्लान बन सके, इसके लिए रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ में आती है जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्यों बनाई गई है कि ये क्या है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन स्टेट यूटी सेंटर इन सब के बीच में बैठा सके, इसके लिए बनाया गया है। याद आपको इतना रखना है कि ये एडवाइजरी बॉडी होती हैं, ये कुछ भी अगर रिकमेंडेशन दे रही हैं और नहीं माना स्टेट्स ने तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को जेल करा देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एडवाइजरी है। ये जो है एडवाइस देंगी, आप माने या ना माने ये स्टेट्स के ऊपर रहता है। अब देखते हैं भाई किस किस के बीच में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। तो सबसे पहले बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में लड़ाई चलती रहती है बॉर्डर को लेकर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी लड़ते रहते हैं, पंचकुला जो रीजन है उसके पास में, उसको लेकर बॉर्डर जो है उनका रहता है कि हाँ ये बॉर्डर हमारे यहाँ है वहाँ है, इस वजह से लड़ाई होती है। गुजरात राजस्थान जो है मानगढ़ हिल को लेकर लड़ते रहते हैं कि ये हमारी हिल है, हमारी हिल है। हरियाणा पंजाब जो है चंडीगढ़ को लेकर लड़ते रहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है कि हमारा है। साथ ही साथ में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो हैं उनके पास्ट से ही इशू चलते आ रहे हैं कनिका सैंड्स आइलैंड के ऊपर, ठीक है, कि ये हमारा है, हमारा है। महाराष्ट्र कर्नाटक जो है वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए लड़ते रहते हैं। कर्नाटका केरला कसरगोड जो है उस पर लड़ाई करते हैं कि ये हमारा है कि हमारा है। तो अभी क्या है कि
कुछ जगह पर एक्टिव है, कुछ जगह पर जो है मामला शांत है। अब ये भी देख लेते हैं एक्टिव कहाँ है। तो एक्टिव देखो, ये जो लाइट ग्रीन में हमें दिख रहा है ये एक्टिव है। कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पर अभी एक्टिव ये जो डिस्प्यूट चलता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी लड़ाई झगड़े में अभी एक्टिव हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला भी अभी एक्टिवली लड़ रहे हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये जगह हमारी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में हमें पता है कि डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी है, साथ ही साथ में हमने देखा कि हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ही जगह पर सारी पावर इकट्ठी हो गई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी बटी हुई है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमारी फैमिली में कहीं घूमने जाना है, जैसे बात करते हैं कि अरे भाई वैकेशन पड़ गई है, चलो घूमने चलते हैं, बहुत दिनों से घूमने नहीं गए हैं, ठीक है। अब एक फैमिली है जहाँ पर बात हो रही है कि कहीं घूमने जाना है, तो फिर जो सारे लोग बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं वो भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे हैं, हर कोई बैठा है, जितने मेंबर्स हैं सब लोग बैठे हैं। सबसे बातचीत की जा रही है कि भाई कहाँ पर चलेंगे घूमने, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं गोवा चल रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं गोवा नहीं चल रहे हैं, इस बार ऐसा कर रहे हैं साउथ में चलो केरला चल रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं केरला नहीं चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं चलो हिमाचल चल रहे हैं। तो मतलब क्या कि अलग अलग जगह बताई जा रही है। फिर क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस को सिलेक्ट करके घूमने चले गए। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी फैमिली है जहाँ पर बात की गई कि भाई घूमने जाना है, ठीक है, ऐसा है, सारा सामान पैक करो, हरिद्वार चल रहे हैं। कहीं नहीं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, जो घर के एक हेड थे उन्होंने बता दिया हरिद्वार जाना है, बस हरिद्वार चले गए। मतलब क्या कि एक जगह पर बातचीत हो रही है, सारे लोग अपने मत दे रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, फिर कोई डिसीजन हो रहा है, तो वो तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। एक जगह पर जहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं गया, सीधा अपना जो जवाब था वो सुना दिया गया है, अपना फैसला सुना दिया गया है, किसी की कोई राय नहीं लेनी, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। तो अभी बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। क्यों है न्यूज़ में, चलो जानते हैं। तो जो 2023 हमारी साल चल रही है बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा था कि 50 साल पूरे हुए थे, किसके हुए थे बताओ जल्दी से। उसके साथ साथ ही 30 साल भी पूरे हुए हैं। अब 30 साल पूरे हो गए हैं। जो 73rd एंड 74th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हैं, इनको आए हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्राउड की बात है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए साल इसीलिए हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से, ये जानते हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे रही है, लोकल गवर्नमेंट को। जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, तो इन सबको क्या दिया जा रहा है, पावर दी जा रही है कि आपको कुछ पावर दे दी गई है, आपके पास में कुछ रिसोर्सेज है, कि आपके पास में पैसा है, कि आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं पे डेवलपमेंट करा सकते हैं, कहीं पर ब्रिज बना सकते हैं, कहीं पर पुल बना सकते हैं, कहीं पर नाले बना सकते हैं, ये सारे काम भी करा सकते हैं। साथ ही साथ डिसीजन भी आप खुद ले सकते हैं। तो ये कुछ पावर जो है, ये कुछ अथॉरिटी है, कुछ रिसोर्सेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी, अब उन्होंने ये थोड़ी डेलीगेट कर दी है लोकल गवर्नमेंट को, और इसी को हम बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, जो कि फोर्स में आया है 1993 में। ये लैंडमार्क पीसेस है लेजिस्लेशन के। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये थे क्या, दो यहाँ पर सिर्फ छोटा छोटा सा ये दो बॉक्स दे रखी हैं और इसमें बता दिया गया है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। आप कैसे पढ़ेंगे, जो भी आपके पास में आपकी बेसिक बुक है पॉलिटी की, आप जो भी स्टार्टिंग बुक पढ़ रहे हैं उसमें 2 चैप्टर दे ही रखे होंगे लोकल गवर्नमेंट के, उनको आप बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का भी अगर आप सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो उसमें स्पेशली मेंशन्ड है इनके बारे में कि पंचायत, ठीक है। तो आपको इनको पढ़ना ही होगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, अलग से स्पेशली मेंशन है। पॉलिटी में जब पढ़ते हो ये सब पढ़ते ही है ना, लेकिन ये अलग से है तो इनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इज्जत देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना इसमें जो मेंशन है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना, ठीक। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ठीक है। इसमें नया पार्ट ऐड किया गया 9, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें
क्या किए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। साथ ही साथ में नया शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल वो भी ऐड किया गया है, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स को मेंशन किया गया है पंचायत से रिलेटेड। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी के जैसा है, लेकिन ये पंचायती राज सिस्टम है, ये विलेजेस में अप्लाई है और ये अर्बन एरिया में है। ठीक है, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, 9A पार्ट को ऐड किया गया, 243P से लेकर 243ZG तक इसमें प्रोविजंस हैं। 12th शेड्यूल को इसमें ऐड किया गया है, 18 फंक्शनल आइटम्स इसमें मेंशनड है म्यूनिसिपैलिटीज़ के। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ लेना ध्यान से ज़रूर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ MP। MP जानते हैं ना, हाँ MP हम जानते हैं। तो अब उनकी क्या बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशंस की। भैया MP बन गए लेकिन उनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं क्या, किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जानते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं भाई ये क्यों है चर्चा में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो वायनाड के जो MP हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था सूरत के कोर्ट में, क्योंकि उनको क्रिमिनल डिफेमेशन के गिल्टी माना गया और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। किस किस तरीके से MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इसको जानना जरूरी है, जानते हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस, जो आर्टिकल 102 है हमारा, उसमें बताया गया है कि आप MP बनते हैं या बनने वाले हैं। ठीक है, और जो 191 जो हमारा आर्टिकल है, ऐसे लोगों के लिए जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनके लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन है आर्टिकल 102 और 191 में। क्या क्या है कि या तो वो पर्सन किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट की उसके अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता हो तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई है। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड का भी पागल ही हो अगर तुम तो कैसे बन पाओगे, कैसे क्या 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 कर पाओगे, कौन सा लॉ बना पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपका माइंड ही अनसाउंड हो चुका है, तो अब आप क्या कर पाएंगे, इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आप इंसॉल्वेंट में अनडिस्चार्ज, ठीक है ये चीज़ याद रखना, डिस्चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अनडिस्चार्ज हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं तो क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाई रहेंगे। या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो भी क्या रहेंगे, आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के अंडर भी ये डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन किए रखी है और वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर लागू होती है तो हाँ उस डिस्क्वालिफिकेशन के तहत भी MP डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन की बात। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन एक्ट, इसके अंडर बात की गई है कि कोई भी पर्सन जो है वो अगर 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें भी कुछ बातें की गई हैं कि कैसे कोई पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो यहाँ पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लॉज बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लिए कि आप जो हैं जो पर्सन MP है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, डिसलॉयल्टी को दिखा रहा है, गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, या फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं उसको पूरा नहीं कर पाया, भर नहीं पाया है पूरी तरीके से, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक रूलिंग दी थी कि कोई भी MP और MLA है जो कि कन्विक्टेड है, 2 साल तक की अगर जेल उसको हो चुकी है तो उसको तुरंत की तुरंत MP के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये जो है 3 महीने का टाइम जो है वो अपील के लिए अगर लगा रहता था तब तक वो उसको स्टे मिल जाता था और वो MP रहता था, लेकिन अब तुरंत की तुरंत उसको MP के पद से हटा दिया जाएगा अगर 2 साल की उसको जेल हो जाती है तो। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स हमें दे रखा है डिफेमेशन को लेकर कि भाई डिफेमेशन क्या होता है। तो डिफेमेशन का मतलब है कोई फॉल्स या अनप्रिविलेज्ड स्टेटमेंट जो कि पब्लिकली आप पब्लिश कर दें या फिर स्पोक कर दें, बोल दें, ठीक है, जिसकी वजह से किसी की रेपुटेशन जो है उसका डैमेज हो जाए तो वो डिफेमेशन होता है। आर्टिकल 19(2) जो है इसने कुछ रीजनेबल एक्सेप्शंस भी दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। उनके अगेंस्ट में अगर आपने वो एक्सेप्शंस को नहीं माना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, डिफेमेशन कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिफेमेशन में आएंगी। ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, सिविल रॉन्ग भी हो सकता है। क्रिमिनल डिफेमेशन जिसके तहत ही अभी जो MP हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पनिश किया जाएगा रॉन्ग डूअर को, ठीक है, और इंश्योर किया जाएगा कि कोई पर्सन दोबारा ऐसा ना करे। इसकी IPC के अंडर हम इसको देखते हैं, जज करते हैं, कोडिफाइड है ये। ठीक है,
सेक्शन 499 से 502 तक जो आईपीसी के हैं वो इससे डील करते हैं। जजमेंट जो है पीनल प्रोविजन पर बेस्ड होता है। जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। सिविल डिफेमेशन में क्या है कि सिर्फ जो रॉन्ग करा गया है किसी पर्सन के द्वारा उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है उसके अगेंस्ट, उसके अंडर इसको देखा जाता है। ये कोडिफाइड है, ठीक है। लीगल प्रोविजंस इससे अनकोडिफाइड हैं। जजमेंट जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे रहते हैं और इसमें सिर्फ कंपनसेशन ही प्रोवाइड किया जाता है। कुछ रिलेटेड न्यूज़ हैं जिसको अब हम देखेंगे। अभी गवर्नर की पावर है कि फ्लोर टेस्ट के लिए वो किसी को बुला सकता है। किसको बुला सकता है, कैसे बुला सकता है, इसको देखते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने क्या कहा, उसने ऑब्जर्व किया है कि गवर्नर का डिसीजन कि फ्लोर टेस्ट हमें कब करवाना है कब नहीं करवाना है, ये ट्रिगर नहीं करे सरकार गिराने के लिए। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि प्राइमरली हम लेते हैं कि हम देखना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजॉय कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को कि नहीं लेजिस्लेचर के या फिर नहीं, ये चीज़ देखने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है, ठीक है। लेजिस्लेटर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को अगर फेस कर रहे हैं वो फ्लोर टेस्ट को अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टी स्टेटस। किस पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिलता है? तो इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है उन्होंने नेशनल पार्टी स्टेटस दे दिया है आम आदमी पार्टी को। आप जो है हमारी पार्टी है एक आप, ठीक है, नेशनल पार्टी अब ये बन गई है, ऐसा स्टेटस दिया गया है। किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 जो है उसमें यही जो हमारा ऑर्डर है 1968 का, यही बताता है कुछ क्राइटेरिया कि किस तरीके से नेशनल पार्टी कोई बनेगी या फिर स्टेट पार्टी बनेगी। अभी तक 6 नेशनल पार्टीज़ हमारी बन चुकी हैं। कौन कौन सी? बीजेपी, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिर है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आप, ठीक है। जो तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड सीपीआई है, ये पहले नेशनल पार्टी थी लेकिन अब नहीं है, इन्होंने अपना स्टेटस खो दिया है। अब कैसे कोई पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनेगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो लोकसभा में जो वोट हैं उसमें कम से कम 6% वोट तो उसको मिलने ही चाहिए 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, ठीक है, और कम से कम 4 मेंबर जो हैं वो लोकसभा में आने चाहिए। सीट की बात करें तो जितनी भी लोकसभा की सीट है उसमें से कम 2% सीट उस पार्टी की होनी चाहिए और कैंडिडेट्स कम से कम 3 स्टेट से आने ही चाहिए और एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए कम से कम 4 स्टेट्स में। बेनिफिट क्या है अगर नेशनल पार्टी स्टेटस किसी को मिल भी जाता है तो क्या फ़ायदा है, क्यों इतनी मेहनत की जा रही है? तो इनको रिजर्व सिंबल मिल जाता है, पूरी इंडिया में वो सिंबल इनका रहता है। कोई एक पर्सन है वो प्रपोज कर सकता है कैंडिडेट के नेम को, ठीक है। फिर क्या है, इनको टेलीकास्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने की फैसिलिटी मिलती है दूरदर्शन पर, ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं। 40 स्टार कैंपेनर भी इनको मिलते हैं। रिव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका रिव्यू भी किया जा सकता है। 3 एक्सेप्शंस हैं जिसके अंडर ईसीआई जो है वो रिव्यू करेगी किसको की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन को। अच्छा जी, कौन कौन से हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी जो क्वेश्चन में है अभी जो चर्चा में है उसको रजिस्ट्रेशन मिला है, वो उसको अगर फ्रॉड से तो नहीं मिल गया रजिस्ट्रेशन, ये देखेगी। पार्टी ने अपना नॉमेनक्लेचर को चेंज कर लिया है, ठीक है, और प्रोविजंस जो हैं जिस तरीके के होने चाहिए वो उसने नहीं माने हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फेथ नहीं रहा, इसको देखेगी। साथ ही साथ में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अनलॉफुल अगर डिक्लेयर हो गई है तो उसको भी रिव्यू करेगी हमारी ईसीआई। अच्छा, रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो कोई भी पावर नहीं है कि कास्ट बेस्ड रैलीज को बैन कर दिया जाए नॉन इलेक्शन पीरियड में, ऐसा ईसीआई ने कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है। जो एक पीआईएल जो है वो दायर की गई थी उसके रिस्पांस में ईसीआई ने क्या कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड रैलीज को बैन कर सके पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि नॉन इलेक्शन पीरियड में अगर ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये रूल जो है इनको इन्फोर्स किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पीरियड में, ऐसा भी ईसीआई ने कहा है। वो जो ईसीआई ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी सबमिट किया जो कि बता रही है कि कब कैसे हम जो कैंपेनिंग है जो कि हम कास्ट क्रीड रिलीजन के बेस पे अगर कर रहे हैं तो उसको बैन किया जाएगा और ये कब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही लागू है, ऐसा भी बोला गया है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा 7th टॉपिक, वो बात करता है कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया गया है अपॉइंटमेंट, बताओ। आपने इतना पढ़ लिया होगा अब तक कि हमारा आर्टिकल 324 है, जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारी बातें हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर पहले थे, कितने अब हैं, कितने होने चाहिए, कौन अपॉइंट करता है, कितना टाइम रहता है, सब कुछ उसमें मेंशन है। राइट, आपने ये पढ़ा भी होगा। बताओ कमेंट में करके कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा, अभी जो अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है वो क्या की जा रही है, अभी जो चर्चा चल रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। केस का नाम है अनूप बरनवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 का केस है। ठीक है, नया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अब पैनल के द्वारा चूज़ किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये तो फ्यूचर में किया जाएगा ना, तो अभी तक कैसा होता था ये आपको बताना है। वैसे इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल भी जाएगा, बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो, ठीक है। अच्छा, और न्यूज़ क्या है, ये एक टेम्पररी मैकेनिज्म है। पैनल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, जब तक कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना ले आए कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करा जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए, उस प्रोसेस के लिए एक लॉ होना चाहिए और वो लॉ लेकर आना चाहिए पार्लियामेंट को। ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक वो लॉ नहीं आएगा तब तक कि ये जो हम पैनल बना रहे हैं ये पैनल एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, ये क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट के लिए पैनल लेकर आ रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये आज़ाद रहें, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कैसा रहे, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से कैसा रहे, इंडिपेंडेंट रहे। परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट और यूनियन जो गवर्नमेंट है उससे ये भी कहा है कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है इलेक्शन कमिश्नर का होना ज़रूरी है, होना चाहिए। अभी जो पैनल बन रहा है ना, वो पैनल में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे CJI भी होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये लोग जो हैं ये इस पैनल के पार्ट होंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, तो आर्टिकल 324 हमने बात ही की थी। ये जो आर्टिकल है इसके अंडर जो है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 324 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो टाइम टू टाइम जो है फिक्स करते रहेंगे कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए हमारे इंडिया के, ठीक है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है अलग अलग बॉडीज़ की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसमें अलग अलग पैनल्स होते हैं, राइट। तो उन पैनल्स में कैसे कैसे कौन कौन लोग होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। वैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बहुत बड़ी हम पे कृपा कर दी है भाई कि ये टेबल दे दी है, क्योंकि जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट की बात भी होती है और उसमें कहीं ना कोई पैनल बना होता है। फिर आप कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें था या नहीं था, अच्छा CJI इसमें थे या नहीं थे, आप यही कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये कंसोलिडेट करके दिया है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। क्या, सबसे पहले है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसमें जो अपॉइंटमेंट है इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके पैनल में। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो ये सारे लोग मिलकर अपॉइंटमेंट करते हैं। अच्छा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इसमें जो पैनल बनता है अपॉइंटमेंट के लिए उसमें कौन कौन होता है, तो इसके पैनल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, साथ ही साथ में होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेट करा जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
अच्छा, और बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसके जो पैनल बनता है उसमें कौन कौन होता है? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो सेम सेम रहता है इन दोनों में। ओके, सीबीआई की बात करें तो इसका पैनल जो बनता है उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजेआई होते हैं। लोकपाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, सीजेआई एंड एक एमिनेंट जूरिस्ट जिसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल इंडिक्टमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट इन यूएस एंड इंडिया। तो इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट के क्रिमिनल इंडिक्टमेंट की बात यहाँ पर की गई है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये पहले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि क्रिमिनल चार्ज को फेस कर रहे हैं। यूएस और इंडिया दोनों में ही आर्टिकल 361 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बात की गई है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है एक सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं स्टार्ट की जा सकती। कि अभी जो रिसेंट में कोई प्रेसिडेंट है और उसके अगेंस्ट में आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें तो नहीं भैया, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूएस में अभी ऐसा हो रहा है कि एक ऐसे प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन हाँ पहले कभी प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बहुत ही फेमस, सब जानते हैं इनके बारे में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन जो इम्यूनिटी है ना ये फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। देखो, जो सिटिंग प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट है, चाहे वो यूएस के हों इंडिया के हों, दोनों प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज नहीं हो सकते। लेकिन एक बार आप प्रेसिडेंट की गद्दी से उतर गए, फॉर्मर प्रेसिडेंट बन गए, अब भैया आपके पास में इम्यूनिटी नहीं है, अब आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। इंडिया में तो वो लोग जो कि 2 या 2 से ज़्यादा साल तक के लिए जेल में गए हों वो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन 6 साल तक लड़ ही नहीं सकते। कि अगर किसी पर्सन को 2 साल तक की जेल हो गई या 2 से ज़्यादा साल तक की जेल हो गई और वो कहे कि नहीं अब ऐसा है मैं जेल से आया हूँ अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा इंडिया का, नहीं भैया नहीं बन सकते। 6 साल तक तो बिल्कुल नहीं बन सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। और इस बीच फिर से अगर कहीं जेल पहुंच गए तो फिर से आगे 6 साल और ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा, लेकिन यूएसए में क्या है कि ऐसा पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। ठीक है, जो अभी जेल में है, जेल से आया है, 2 साल हो गए हैं, 2 साल तक की जेल काट के आया है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। कहाँ? यूएसए में। इंडिया में नहीं बन सकते, इंडिया में तो 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, प्रोविजंस क्या है इंडियन प्रेसिडेंट को लेकर और यूएस प्रेसिडेंट को लेकर, इनके बीच में कुछ कंपैरिजन है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, भाई क्वालिफिकेशन की बात कर लो, है ना। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए 35 साल की जेल होनी चाहिए, 35 साल का एज होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट बनना है अगर आपको तो आपकी एज कम से कम 35 साल तो होनी चाहिए। 35 साल तक का आपके लाइफ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। यूएस के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी कम से कम एज 35 साल जरूर होनी चाहिए और यूएस के रेजिडेंट होना चाहिए 14 साल के लिए और एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में बात करते हैं ना कि सिटीजनशिप जो है वो आप कैसे, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हैं आप सिटीजनशिप बाय बर्थ ले सकते हैं या फिर आप अलग तरीके से भी एक्वायर कर सकते हैं ना। देखते हैं हम लोग की रजिस्ट्रेशन से हो सकती है या फिर आप जो है अलग अलग तरीके से इंडिया में क्या कर सकते हैं, आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन यूएस में वो पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है जो कि यूएस का ही बॉर्न सिटीजन हो। ठीक है, दूसरे प्रोविज़न क्या है इम्पीचमेंट को लेकर, कि अगर आप जो इंडिया के प्रेसिडेंट ने अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया है तो इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी हाउस में चाहे लोकसभा हो राज्यसभा में हो प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है और जो 2/3 मेजॉरिटी है दोनों ही हाउसेस से वो चाहिए होती है इम्पीचमेंट के लिए। यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें तो ट्रेजन, ब्राइबरी या फिर दूसरे कोई हाई क्राइम कर रखे हैं तो जो प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं, ये जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं चार्जेस यूएस के। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए हाउस ऑफ सीनेट से, बस इम्पीचमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस ऑफ लोकपाल। ठीक है, लोकपाल बहुत चर्चा में रहते हैं तो इनके ऑफिस अभी चर्चा में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री पैनल है किसके ऊपर बना हुआ है? पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस, लॉ एंड जस्टिस, इनकी एक रिपोर्ट आई।
रिपोर्ट से पता चला कि अभी तक लोकपाल जो हैं उन्होंने कि एक भी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया ही नहीं है आज तक, ठीक है, ग्राफ्ट के लिए। तो ये रिपोर्ट आई है। अब ये तो चलो रिपोर्ट आई है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लोकपाल कौन है ये जानना, ठीक है। तो लोकपाल कौन है इनको जानते हैं भाई। तो लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो 2013 में आया था इसके अंडर बनी है। ये एक्ट जो है ये मैंडेट करता है कि लोकपाल यूनियन के लिए बनने चाहिए और लोकायुक्त स्टेट्स के लिए बनने चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का एम क्या था, क्यों हम ये एक्ट लेकर आए? तो इसका एम था कि हम जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकें, ठीक है। जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में जो हमारे लिए ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं वो बेटर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये कब होगा? जब हमारी जुडिशरी, हमारी लीगल सिस्टम बहुत अच्छा हो सके, और उसके लिए हमें चाहिए लोकपाल एंड लोकायुक्त, ऐसा इन्होंने बोला। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी में ऑब्लिगेशंस दे रखे हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकपाल लोकायुक्त लेकर आए। तो इसको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2003 में, जो कि फोर्स में आए हैं 2005 में। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम करप्शन को बहुत अच्छे से कम्बैट कर सकें। जो हम देखते हैं ना कि करप्शन है भाई, हर जगह करप्शन करप्शन दिख रहा है, तो उस करप्शन को प्रिवेंट कर सकें, उसको कम्बैट कर सकें। सिग्नेटरीज इसके 140 हैं, पार्टीज़ 189 हैं। क्या हम इसके पार्टी हैं? हाँ जी, इंडिया भी इसका एक पार्टी है भाई। इसके पार्टी हैं हम, तभी तो इसके ऑब्लिगेशंस को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, इतना आपको याद रखना है। ये किससे डील करती है? तो ये डील करती है करप्शन से। करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये काम करती है। लोकपाल के जुरिस्डिक्शन कितना होता है? तो लोकपाल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स या फिर जो ऑफिशियल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सबको अपने जुरिस्डिक्शन में ले सकता है। चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स किसी भी बोर्ड के, कॉरपोरेशन के, सोसाइटी के, ट्रस्ट के, वो सब भी जो कि इस्टेब्लिश हुए हों किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर, या फिर जिनको फंड मिल रहा हो किसी भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, उससे अगर फंड मिल रहा है तो वो सब लोग भी इनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आएंगे। साथ ही साथ में कोई भी सोसाइटी या फिर ट्रस्ट या फिर कोई बॉडी जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता हो 10 लाख से ज़्यादा, तो वो भी लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आएगा। अच्छा, लोकपाल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं, जिसमें 50% लोग जो हैं वो जुडिशियल मेंबर होंगे, 50% लोग जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर वीमेन होंगी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है लोकपाल के मेंबर्स का? तो जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं लोकपाल के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको एक सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है। अब सिलेक्शन कमेटी कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी कमेटीज आज हम पढ़ रहे हैं और ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन इससे आ ही जाए। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल में बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल होते हैं, एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जिनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट ने किया हो, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और CJI भी होते हैं। तो ये इसकी सिलेक्शन कमेटी हो गई। अच्छा, अपॉइंटमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस की। भाई कोई काम करेगा तो फ्री में थोड़ा ना करेगा, पैसा लेगा। हाँ जी, पैसा इनको भी दिया जाता है। तो चेयरपर्सन है उनको सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी कि हमारे CJI को, और जो और मेंबर्स होते हैं उनको उतनी ही सैलरी मिलती है जितने कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। रीअपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो जो चेयरपर्सन या फिर जो मेंबर्स हैं वो इनएलिजिबल होते हैं, उनको रीअपॉइंट हम नहीं करते हैं। एक बार टर्म पूरा हो गया तो बस हो गया, अब आप दोबारा नहीं बन सकते हैं, उसी ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं हो सकता इनका, या फिर कोई अपॉइंटमेंट जो है जिसमें प्रेसिडेंट अपने वारंट अंडर हैंड एंड सील जो करते हैं वैसे अपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता, ये इनएलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, जुरिस्डिक्शन की बात करें लोकपाल के तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या कि जो करप्शन चार्ज है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ठीक है। अब जो एलिगेशंस है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस में लगी हुई है, इसके अगेंस्ट में एलिगेशंस हैं।
तो यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट है कि जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इनके अंडर नहीं आते। स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इनके अंडर नहीं आते हैं। कोई भी कंप्लेंट जो है लोकपाल एक्ट के अंडर वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ में उसमें कोई ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर दिया हुआ होना चाहिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई कंप्लेंट कौन करेगा, तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। लोकपाल के दो मेजर विंग्स हैं। इंक्वायरी विंग है जो कि इंक्वायरी करेगा, दूसरा प्रोसिक्यूशन विंग है जो कि प्रोसिक्यूट करेगा। लोकपाल को प्रायर सैंक्शन नहीं लेना होता है किसी ऑफेंस की इंक्वायरी के लिए, ये भी आपको याद रखना है। वो जब भी इंक्वायरी करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम जीएसटेट भी बोल सकते हैं। ये क्या है? तो अभी फाइनेंस बिल 2023 जो है उसमें प्रोवाइड किया गया है कि एक हमें जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाने की ज़रूरत है कि भाई जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा आ जाता है, सामने डिस्प्यूट आ जाता है, तो किसके पास जाएंगे? एक ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, वहाँ पर अपील भी हम कर सकते हैं। अच्छा, 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो बनाना चाहिए। ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। फाइनेंस बिल 2023 में अमेंड किया गया है सेक्शन 109 को, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंडर है। इससे बात की गई है कि हम जीएसटेट को ज़रूर बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी पेंडिंग है, 2017 से बननी थी ये अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन अब जो है बनने का काम शुरू हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर की गई है। नीड क्या है इसकी, भाई क्यों हम अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को बनाना चाह रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, जो पेंडिंग लिटिगेशंस है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें, एक्सपर्ट्स अवेलेबल करा सकें, जो कि टेक्निकल इशूज़ है जीएसटी के उसको सॉल्व कर पाएंगे। लिटिगेशन को हम प्री जीएसटी टैक्स रिजीम के अंडर डिस्पेंस कर पाएंगे, इकोनॉमिक लॉस को भी बचा पाएंगे। जीएसटी काउंसिल की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथों भाई जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी काउंसिल की भी कर लो। तो यहाँ इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आर्टिकल 279A के अंडर ये बना है। जब 101 हुआ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, तब ये बनी थी, ठीक है। ये जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट्स का, जो कि जीएसटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा उसकी बात करता है। फंक्शंस क्या है कि यूनियन को और स्टेट्स को ये रिकमेंडेशन देता है, जो भी जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उस पर ये रिकमेंडेशन देता है। मेंबरशिप की बात करें तो चेयरपर्सन इसके होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर कौन कौन होते हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन, ये सारे लोग इसके मेंबर होते हैं। अपीलेट मैकेनिज्म की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 आया था। इसमें 4 स्टेजेस हैं अपील और रिव्यू की। पहले जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को अपील की जाएगी, फिर जीएसटी को दी जाएगी अपील, फिर हाई कोर्ट में जा सकती है, और सबसे अंतिम जो रहता है वो है सुप्रीम कोर्ट। सबसे बाद में आप अपीलेट कहाँ ले जाएंगे, अपील कहाँ ले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अब जीएसटेट क्या है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? तो ये सेकेंड अपील फोरम है, ठीक है, सेकेंड अपील फोरम है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किए हैं और उससे भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर से अपील कहाँ करेंगे? ट्राइब्यूनल में। पहले अथॉरिटी है, नेक्स्ट है ट्राइब्यूनल। बेंचेस कहाँ पर हैं ये भी देख लो। तो प्रिंसिपल बेंच इसके जो होगा उसमें प्रेसिडेंट होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे, टेक्निकल मेंबर होंगे, और एक स्टेट के टेक्निकल मेंबर होंगे, और एक सेंटर के न्यू दिल्ली में लोकेट होंगे। स्टेट बेंच जो है 2 जुडिशियल मेंबर्स, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर के और स्टेट के होंगे। ये स्टेट्स में जो है जो भी स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे उनके रिक्वेस्ट पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जुरिस्डिक्शन जो जजेस का होगा वो प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच दोनों का ही होगा, ठीक है। डिफरेंसेस अगर हो जाते हैं जजेस के ओपिनियन के बीच में, तो स्टेट बेंच, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है केस को दूसरे मेंबर के लिए रेफ़र करेंगे उसी स्टेट बेंच के, और प्रिंसिपल बेंच में अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल बेंच के ही दूसरे मेंबर को ये केस रेफ़र कर दिया जाएगा। मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं इस ट्राइब्यूनल के? तो प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, या फिर सीजीआई भी, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर जिनका 10 साल तक का तजुर्बा हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर। टेक्निकल मेंबर कौन होंगे? जो कि मेंबर हो इंडियन रेवेन्यू के, सर्विसेज के ग्रुप ए में, या फिर ऑल इंडिया सर्विस के, और 3 साल के एक्सपीरियंस जिनका हो, 25 साल जिन्होंने एक सर्विस में
25 साल जिन्होंने सर्विस में पूरे करे हों, 3 साल का जिनका लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो, वो बन सकते हैं। टेक्निकल मेंबर स्टेट के कौन होंगे? जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हों या फिर ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हों। नेक्स्ट टॉपिक की अब हम करेंगे बातचीत। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आधार। ठीक है, आधार सबके पास में है, मेरी पहचान मेरा आधार, ऐसा कुछ, राइट। तो आधार क्यों है चर्चा में? अभी मीति जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कुछ रूल्स को प्रपोज किया है। क्यों किया है? जिससे कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है एंटिटीज़ के द्वारा वो इनेबल किया जा सके। कुछ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलावा भी कुछ और ऐसी हमारी एंटिटीज़ हैं जो कि आधार को ऑथेंटिकेट कर सके, जिससे कि ये जो आधार वाली सर्विस है ना, ये सिटीजन्स को और बेटर वे में मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था आधार एक्ट के अंडर, जिसमें एंटिटीज़ को अलाउ किया गया था कि वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं UIDAI के अप्रूवल के द्वारा। ठीक है, अभी बात की जाए तो कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन को कर सकते हैं अंडर 2020 रूल्स। ठीक है, इसको क्यों अलाउ किया गया है? जिससे गुड गवर्नेंस हो सके, पब्लिक फंड्स का लीकेज ना हो सके, इनोवेशन हो सके और नॉलेज का स्प्रेड हो सके। एंटिटी जैसे कि बैंक्स है, टेलीकॉम कंपनीज है, इनको अलाउ किया गया है कि ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं अगर UIDAI जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले में। तो ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन जो है इसके पर्पस क्या है भाई? सबसे पहली बात तो यही है। तो ईज़ ऑफ लिविंग हो सकती है, गुड गवर्नेंस हो सकती है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स अच्छे से हो सकते हैं और इनोवेशन और ज़्यादा हो जाएगी, ये पर्पस है। कुछ रिलेटेड न्यूज़ जिनको हमें देखना है। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, भाई जो लोग जेल में है उनका क्या होगा, उनके आधार का क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अथोराइज़ किया है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, किसका? जो प्रिजन इनमेट्स हैं वॉलंटरी बेसिस पर। ठीक है, इससे जो प्रिजन इनमेट्स हैं उनको हेल्थ केयर मिल सकती है, स्किलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, लीगल एड मिल सकती है। ये नोटिफाई किया गया है अंडर रूल 5 ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स 2020। आधार ऑथेंटिकेशन आखिर होता क्या है? इतनी देर से हम आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आधार नंबर जो है साथ ही साथ में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ में किसी इंडिविजुअल का वो सबमिट हो जाएगा UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपोजिटरीज़ में, जिससे कि वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है नाच। नाच क्या है? आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और जो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने मिक्स पेमेंट मोड को कंटिन्यू रखा है, AVPS और नाच को, जिससे कि वेजेस जो है वो पेमेंट हो सकती हैं, वेजेस का पेमेंट हो सकता है मनरेगा के अंडर। ठीक है, इसको डेवलप किया है NPCI ने। AVPS एक बैंक लेड मॉडल है जो कि पेमेंट करता है आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसपेरेंट मैनर में। नाच की बात करें तो वेब बेस्ड सोल्यूशन है जो कि इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करता है। नेक्स्ट टॉपिक कि जो फेक न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ आती रहती हैं, मतलब जिंदा इंसान को भी मरा हुआ घोषित कर देते हैं इस फेक न्यूज़ में। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये न्यूज़ जो है जो कि फेक हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होगा, ये रहा चर्चा में। क्यों है? जो मीति है हमारी, उन्होंने क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स लेकर आई है मीति। ठीक है, अब जो अमेंडमेंट्स क्या हुआ है, IT रूल 2021 के जो रूल्स थे उसमें नए अमेंडमेंट्स हुए हैं। कुछ वर्ड्स को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि डिजिटल मीडिया, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। ड्यू डिलिजेंस, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो इन्फॉर्म करेंगे यूज़र्स को किसके बारे में? नए रूल्स के बारे में। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा? 24/7 कोऑर्डिनेशन होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में, ऑफिसर्स के साथ में, जिससे कि जो उनके ऑर्डर्स और रिक्विजिशंस हैं उनको हम कंप्लाई कर पाएँ। ठीक है, 2 कैटेगरी बना दी गई हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की, जिससे कि एक है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सेकेंड है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, कोई भी न्यूज़ का पीस अगर मिल जाता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है फेक किसके द्वारा? फैक्ट चेकिंग यूनिट के द्वारा। ठीक है, और अगर इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो फेक है तो फिर ऑनलाइन इंटरमीडियरीज उसको सर्कुलेट नहीं करेंगी। ग्रीवांस ऑफिसर जो हैं
वो अपॉइंट करे जाएंगे इंटरमीडिएट या फिर पब्लिशर के द्वारा। ग्रीवांस अपीलेट कमिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश करेगा क्या, 1 या फिर ज़्यादा ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़ को। ये जो कमिटीज़ है ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, इनका एम है कि सेफ और ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट मिल सके इंडियन यूज़र्स के लिए। एक्सेसिबल होगा ये कॉमन सर्विस सेंटर्स पर। ठीक है, ये जो यूज़र्स की अपील आएगी उसको 30 दिन के अंदर सॉल्व करेंगी। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं ऑनलाइन गेम आजकल, तो इसके लिए कुछ रूल्स लेकर आए गए हैं। मीटी ने अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल जो हैं 2021 के, इसको अमेंड किया गया है। कुछ फीचर्स लेकर आए हैं, कुछ रूल्स लाए हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए कि डेफिनेशंस को इंसर्ट किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या है, ये सब डिफाइन किए गए हैं। इंटरमीडिएट्स के रोल भी डिफाइन किया गया है कि वो जो है रीजनेबल एफर्ट करेगा कि होस्ट ना करे, पब्लिश ना करे, शेयर ना करे ऐसा कोई भी ऑनलाइन गेम जो कि यूज़र को हार्म पहुंचा सके। ठीक है, मल्टीपल एसआरवी, मीटी ने मल्टीपल एसआरवीज़ को नोटिफाई किया है कि कैसे वो वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन गेम को। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अभी रही हैं चर्चा में। पहला है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। कैबिनेट ने जो ये बिल है इसको मंजूरी दे दी है। इसमें प्रोविजंस है कि कैसे जो पायरेटेड फिल्म कंटेंट है इंटरनेट पे वो ना मिले। ठीक है, हम देखते हैं कई सारी मूवीज़ जो हैं या फिर कई सारे कंटेंट जो हमें मिलता है वो पायरेटेड होता है जिसका कॉपीराइट ही नहीं है। ठीक है, किसी और का काम होता है, कोई और दूसरा इंसान अपने नाम पर उस चीज़ को दिखा रहा होता है, तो ऐसा ना हो इसको कर्व करने के लिए ये जो है बिल लेकर आया गया है। इसमें जो फिल्म्स हैं इसको क्लासीफाई भी किया जाएगा एज ग्रुप के बेसिस पर। अभी तक जो है वो यूए जो है इसके बेसिस पर जो है क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन अब जो फिल्म्स है वो एज ग्रुप के बेसिस पर क्लासीफाई होंगी। यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, ए का मतलब होता है अडल्ट ऑडियंस एंड यू ए का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 12। एस का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी ऑडियंस जैसे कि डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए वो। ठीक है, अब नया क्लासिफिकेशन क्या होगा, UA 7+, UA 13+, UA 16+। 12 साल की जगह पर अब 7, 13 और 16 रहेगा। नेक्स्ट है ट्राइबल काउंसिल। ट्राइबल काउंसिल जो है NOC विड्रू NOC, तो ट्राइबल काउंसिल ने NOC को विड्रू करा है। कहाँ से, जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है इससे NOC को विड्रू कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है ये नीति आयोग लेकर आए थे जिससे कि जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसको हम और ज़्यादा डेवलप कर सके। यहाँ पर हम एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिलिट्री सिविल डुअल यूज़ एयरपोर्ट बन रहा था, सोलर पावर प्लांट बन रहा था, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही थी, जो कि ये ट्राइबल काउंसिल जो है वो नहीं मान रही है, उन्हें ये चीज़ सही नहीं लग रही है। ट्राइबल काउंसिल जो है ट्रेडिशनली इलेक्टेड बॉडी होती है जो कि लोकल पीपल के वेलफेयर की काम करती है। ठीक है, इसको कैप्टन्स ऑफ प्लेस काउंसिल इलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। कौन, कैप्टन्स ऑफ प्लेस काउंसिल। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की जा रही है। झारखंड सरकार जो है इन्होंने झरनी योजन पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है जिसमें जितने प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट हैं वो खुद को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर जो हैं जो कि पोर्टल का यूज़ करेंगे उनको झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन पब्लिक सेक्टर एक्ट को मानना पड़ेगा। इस एक्ट के अंडर क्या है, इस एक्ट के अंडर 75% जो जॉब है प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सैलरी 40,000 से कम की होगी वो लोकल लोगों को लिए ही मिलेंगी, ये ऐसा एक्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो कि रिजर्वेशन की बात करता है प्राइवेट सेक्टर में। डॉक्टर प्रदीप जैन केस हुआ था, सुनंदा रेड्डी केस हुआ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट भी 2019 में आई। बस आपको इसके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है उसको रीचेक करना पड़ेगा, जो रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई है उसको फिर से रीचेक करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन किससे रिलेटेड है, तो इसको पहले नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़
माइनॉरिटीज़ बोलते थे, ठीक है, जो कि अलग अलग इशूज़ जो कि लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड होते हैं उनको ये देखती है। ये जो रिपोर्ट आई है इस कमीशन के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है वो कम्प्लीटली डीलिंक कर देना चाहिए रिलीजन से, ठीक है, इसको रिलीजन न्यूट्रल बना लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। इन्होंने कहा कि जो दलित हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं उनको भी शेड्यूल कास्ट का। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आर्गूमेंट थे कि उनके पास में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको रिजेक्ट कर दिया है। आर्टिकल 20 जो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि किसी भी पर्सन जो है जो किसी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है वो विटनेस, वो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट में खुद को विटनेस जो है साबित करे। कोई पर्सन जो कि एक्यूज है किसी क्राइम का, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद को टेस्टिफाई करे, ठीक है, या फिर अपने अगेंस्ट में वो एविडेंस प्रोवाइड करे। ये जो प्रोहिबिशन है ये ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च हो रहा है या फिर सीज हो रहा है पोजीशन से, उस केसेस में ये नहीं लगता है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है इसका ओरिजिन है रोमन लॉ से। ये कहाँ से आया है? रोमन लॉ से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट बेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21, किसी भी एक्यूज पर्सन के कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिलना चाहिए, वो स्कटल नहीं किया जा सकता कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट बना दें और उसके बाद में हम कह दें कि नहीं, उस पर्सन के पास में डिफ़ॉल्ट बेल का कोई राइट नहीं रहा। डिफ़ॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल जो है कि राइट है बेल का किसी एक्यूज पर्सन की। जब कोई भी पुलिस जो है वो फेल हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं कर पाती, तो कोई पर्सन जो है उसको पास में राइट होता है कि वो बेल पा सके, ठीक है। ये CRPC में इंश्राइंड है। पुलिस के पास में 60 दिन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर 60 दिन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए तो क्या होता है, पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स क्या कह रहा है कि जो आर्मी कोर्ट है उन्होंने रिकमेंड किया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है किसी भी एक कैप्टन को। एक कैप्टन है जिन्होंने 3 मैन को मार दिया है जम्मू कश्मीर में, 2020 में मार दिया था। तब जो आर्मी कोर्ट है उन्होंने रिकमेंड किया है कि उनको उम्र कैद देनी चाहिए उस कैप्टन को, ठीक है। जहाँ पर आर्मी चाहती है कि एलिगेशन अगेंस्ट उनके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो तो पहला स्टेप रहता है कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाए, ठीक है, जो कि कोर्ट मार्शल को फॉलो करती है। आर्मी एक्ट के अंडर इंडियन आर्मी कोर्ट्स जो है वो पर्सनल को ट्राई करते हैं सारे ही केसेस में। बस वो केसेस नहीं जो कि वो केसेस अगर मर्डर और रेप के हैं कि किसी सिविलियन का मर्डर कर दिया या फिर सिविलियन का रेप कर दिया है तो उसको सिविल कोर्ट ही ट्राई करेगी। प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि कोर्ट मार्शल के द्वारा जो भी पनिशमेंट दी गई है उसको ये ख़त्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स स्कीम, ये क्या है? तो मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स ने अभी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है पुअर इनमेट्स के लिए। स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी पुअर पर्सनस की जो कि प्रिजन में है, ठीक है, और जो पेनाल्टी या फिर बेल अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। यूनियन बजट में अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसमें ये अनाउंस की गई है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इनेबल किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इनेबल करेंगे किसको? अंडर प्रिविलेज जो प्रिजनर्स होते हैं उनको, ठीक है, जिससे कि इंडियन जेल्स का बर्डन भी ईज हो सकता है। जो लोग बेल के पैसे नहीं ला पा रहे हैं या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस जो है उन्होंने अभी कैट नहीं, बिल्ली नहीं, ये कौन सी है? ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको हम कैट बोल रहे हैं, कि उससे कहा है कि वो अब जो भी केसेस हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा के पहले से पेंडिंग हैं उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। हर एप्लीकेशन को यहाँ पर सुनना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, लगभग 6 महीने के अंदर ही इनको ये एप्लीकेशन सुन लेनी चाहिए। लेकिन वो 10 साल हो गए हैं, अभी तक पड़ी हैं कई सारी एप्लीकेशंस, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि अभी पहले उनको निपटाओ, ठीक है। कैट जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 अंडर आर्टिकल 323A, ठीक है, जिसमें जो रिक्रूटमेंट कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशन है किसी पर्सन के जो पब्लिक सर्विसेज में है, पोस्ट पे है, और उनके कोई मुद्दा होता है उसको यहाँ पर ये देखा जाता है। ये मल्टी मेंबर बॉडी होती है, इसमें चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया, उसमें अलाउ किया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर
कर सकते हैं। पेंशन या फिर सर्विस रिलेटेड मैटर है जो कोई डिसाइड किया गया आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है अंडर आर्टिकल 226 वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और वो डिसीजन जो ट्राइब्यूनल के द्वारा लिए गए हैं वो हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन के अंडर आएंगे। यहाँ पर जो AFT है इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर AFT एक्ट 2007, जो कि प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन किसके अगेंस्ट में, जो कमीशन है, अपॉइंटमेंट है, इनरोलमेंट है, कंडीशन है सर्विस की, किसकी, आर्मी को लेकर, उनके लिए ही ये है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल। एक हियरिंग हो रही थी अग्निपथ स्कीम को लेकर, तो प्लेंटिफ जो है पार्टी जो कि सिविल एक्शन के लिए मूव कर रही है वो कोर्ट में, उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल उसको उन्होंने साइट किया है। प्रॉमिसरी एस्टोपल क्या होता है, ये कंसेप्ट होता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज में डेवलप होता है, ठीक है। एसेंशियली ये प्रिवेंट करता है प्रॉमिसर को कि वो अपने एग्रीमेंट से बैकआउट नहीं कर सकता है, ठीक है, कि ये ना कहे कि नहीं मैंने वादा किया था वादा तोड़ दूंगा, वादा तोड़ नहीं सकते इसमें। आपने एग्रीमेंट किया है तो आप एग्रीमेंट निभाएंगे, ये इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट हुआ जिसमें बात की गई कि जो कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट है उसमें राइट्स ऑफ डिपेंडेंट्स नहीं आते हैं डिसीज एम्प्लॉय के। ये जो है ये ट्रेस कर सकते हैं आर्टिकल 39 में, जिसमें जो हमारा DPSP में राइट टू लाइवलीहुड है उससे इसकी ट्रेसिंग हो सकती है। इसका एम है कि कंपेंशनेट ग्राउंड्स जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है। मेडिकल ग्राउंड में कोई अगर रिटायर हो गया है उसको भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो अगर वो जॉब करते टाइम उसकी डेथ हो गई तो उसके किसी फैमिली मेम्बर को जॉब मिल जाती है, वो होता है कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट है कॉमर्शियल कोर्ट्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने रिस्पांस मांगा है सरकार से कि एक पिटीशन है जो कि कह रहा है कि और ज़्यादा कॉमर्शियल कोर्ट्स दिल्ली में बनाए जाने चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्शंस मांगे गए हैं सरकार से। कॉमर्शियल एक्ट 2015 जो है वो प्रोवाइड करता है कि सेपरेट सेट ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट्स होने चाहिए स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्टेट गवर्नमेंट और यूटी जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकती है कॉमर्शियल कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद में। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022 के लिए नोटिफाई किया है। यहाँ पर फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को अलाउ किया गया है कि वो BCI के साथ में रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती हैं, नॉन लिटिगस मैटर्स को प्रैक्टिस कर सकती हैं, एडवाइस कर सकती हैं इंडियन क्लाइंट्स को इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़ पे। लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कोर्ट्स के बिफोर आकर अपीयर हो जाएं, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बिफोर वो अपीयर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट मेंबर हैं उनके सिलेक्शन के जो नॉर्म्स है उसको इजी करने की कोशिश की है। इन्होंने नॉर्म्स को इजी भी किया गया है, पावर्स जो है आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए इन्होंने नॉर्म्स को इजी किया है जिससे कि यंग टैलेंट जो है वो प्रिसाइड करे कंज्यूमर कोर्ट्स में। मैंडेटरी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो भी कम किया गया है। रिटन एग्जाम्स को और वाइवा वोसी जो है वो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे सिलेक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर प्रोटेक्शन मिल सके जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को डिजिटल एरा में, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में इनेक्ट किया गया था, इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बदल दिया था, ठीक है, रिप्लेस किया था। फीचर्स क्या हैं अभी जो नया वाला हमारा जो 2019 में एक्ट आया है, 3 टियर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म को ये लेकर आए हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, पेनाल्टीज़ लेकर आए हैं, अगर कोई भी मिसलीडिंग ऐड करा जा रहा है तो उसके लिए पेनाल्टीज़ लेकर आए गए हैं। सुमोटो अलाउ किया गया है इस अथॉरिटी को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, कि अगर वो इन्वेस्टिगेट कर सकते, उसको लग रहा है कहीं पर कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कोई पर्सन है वो सर्विसेज को अवेल कर सकता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आपको वो सर्विस कंज्यूम करनी पड़ेगी तभी आप कंज्यूमर हो, ये भी इसमें बोला गया है। कंपोजिशन क्या होता है, तो डिजिटल जो 3 टियर की बात की गई है ना, 3 टियर हम लेकर आए तो वो 3 टियर यही है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, और 2 मेंबर्स होंगे। 50 लाख तक का अगर कोई केस है तो यहाँ तक जाएगा। स्टेट कमीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, 50 लाख से 2 करोड़ तक का केस रहेगा। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट होंगे और 4 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे, ठीक है, और 2 करोड़ से अब का केस यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर।
तो अभी 28 स्टेट और यूटी जो हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है, किसको, NGDRS को, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, और 26 स्टेट और यूटीज़ ने ULPIN को भू आधार के लिए अडॉप्ट कर लिया है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको इनिशिएट किया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम जो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, जो कि स्केलेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। ये लैंड बाइंग को ऑनलाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाएगा। अब ULPIN क्या है, जिसको भू आधार बोलते हैं, ये NIC ने डेवलप किया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो था उसका ये पार्ट है। 14 डिजिट का ये नंबर मिलता है एक लैंड पार्सल को। ये सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करता है सिटीजन्स के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन इसने कर दिया है सारी स्टेट्स में। लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ईजिली शेयर भी हो सकते हैं और सरकारी जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट भी करा जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है। नेक्स्ट बात करी जाए कि फीचर्स क्या हैं NGDRS के, तो लोकल लैंग्वेज में भी काम हो जाएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री हो सकती है, SMS भी मिलता है, eKYC भी हो जाती है और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। बात करते हैं नागपुर रिजोल्यूशन की, तो नागपुर रिजोल्यूशन अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग सिटीजन्स, इसको 2019 में अडॉप्ट किया गया था। इसका एम है कि हम सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे पॉलिसी इंटरवेंशन से, जिससे कि उनके पास में अच्छी सर्विसेज पहुँचें, ठीक है। साथ ही साथ में पॉलिसी मेकिंग को और डायनेमिक बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाएंगे, कॉमन आइडेंटिटी का सेंस यहाँ पर अचीव करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968, तो यहाँ पर जो DOPT है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स को कि वो डिस्क्लोज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने कितना शेयर में पैसा लगाया है, डिवेंचर में कितना लगाया है, सिक्योरिटीज़ में कितना पैसा लगाया है। अगर वो उनकी बेसिक सैलरी से ज़्यादा ऐड होता है 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा वो सब कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जा रहा है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये जो AIS रूल हैं क्या, तो ये रूल जो है स्पेसिफाई करते हैं ओवरऑल कंडक्ट को सिविल सर्वेंट्स के, ठीक है। ये कहते हैं कोई भी मेंबर जो है वो स्पेकुलेट नहीं करेगा किसी स्टॉक, शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अकेजनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होती है, तो GGI जो हमारा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है जो कि एसेस करेगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स को कि कैसा कैसा गवर्नेंस हो रहा है हमारी स्टेट्स में, हमारी यूटीज़ में। इसको बाय एनुअल बेसिस पर बनाया जाता है, 10 सेक्टर का परफॉर्मेंस ये देखता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस नॉलेज सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है वेब पोर्टल जिसका नाम है GKC, ठीक है, 2005 में। ये पोर्टल जो है ये क्या करेगा, ये नॉलेज रिपोजिटरी की तरह काम करेगा, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आइडियाज़, व्यूज़ जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है, ठीक है, और जो कि बात करता है समिट फॉर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की। ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है ये एक इनिशिएटिव है US प्रेसिडेंट का कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रेटेस्ट थ्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसीज आज फेस कर रही हैं उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समिट के बाद में ईयर ऑफ एक्शन भी प्रपोज किया गया है और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म से बनाए जाएंगे। एक है फोकल ग्रुप्स एंड डेमोक्रेसी कोहोर्ट्स, ठीक है, और नेक्स्ट है ECI डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। इसी के साथ में हमने आज पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हमारे डाटा है जो हमारी जो पब्लिशिंग में थोड़ी सी जो मिस्टेक विजन IAS के द्वारा होती है वो यहाँ पर ये बताते हैं। तो हमने अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। पॉलिटी में इतना कॉन्फिडेंस तो अब आ ही गया होगा कि अब कोई क्वेश्चन आ जाए भाई अब हम सब टैकल कर लेंगे, पॉलिटी से तो कुछ गलत होना ही नहीं है। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना बस इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।